हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पर। और इसके तहत हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कल इसका पार्ट 1 देखा था, हिमालय। और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और वो है भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के विशाल उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत हम, जैसे ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना भारत के अंतर्गत, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और कल हमने हिमालय को कवर किया था। और उत्तर इसके बाद जो हिमालय है ना, इसके बाद हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण। जैसे हिमालय का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है, तो जो जैसे ये हिमालय हो गया और हिमालय का निर्माण हुआ है 33 सागर से। तो 33 सागर की जगह जो गर्त जम गया था, 33 सागर की जगह पे गर्त का निर्माण हो गया था। और ये जो गर्त है, हिमालय से जो आने वाली नदियां थी, उन्होंने धीरे 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 वो अपने साथ मोटे कंकड़ पत्थर अवसाद लाती रही। और धीरे धीरे इसमें इसकी जगह पे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो ये हमने देखा, जैसे ये तो है हिमालय हिमालय ये है जैसे हिमालय। और जैसे जो हिमालय देखा था हमने, जो हिमालय का निर्माण हुआ था, जो 33 सागर था उसकी जगह हिमालय का निर्माण हुआ था। और 33 सागर की जगह ना एक गर्त का निर्माण हो गया था। जैसे ये 33 सागर था और 33 सागर की जगह एक गर्त बन गया था, बहुत गहरा गर्त। और जो हिमालय से आने वाली जो नदियां थी, इधर से निकल के जाती थी हिमालय के दक्षिणी ढाल से। और ये नदियां अपने साथ अपर्दन करके गहर मोटे मोटे पत्थर, अवसाद, कंकड़ पत्थर अवसाद लेके आई। और बहुत सालों में इस गर्त को भर दिया इन्होंने। इस अवसादों से इस गर्त को भर दिया गया और इसकी जगह पे निर्माण हुआ भारत के विशाल मैदान का। और इससे देखो, अगर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान नहीं होता तो भारत में कितना ज्यादा लॉस हो जाता। क्योंकि यही एक ऐसा मैदान है जो भारत में जहाँ सबसे ज्यादा कृषि की जाती है और जनसंख्या घनत्व भी इसी जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमने उत्पत्ति के बारे में समझा, जो जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कैसे अस्तित्व में आया। इसके बाद हम जैसे देखेंगे, जो भारत है ना, भारत के अंतर्गत उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और अब जो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे ये हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान हम देख रहे हैं। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी। जैसे इसकी जो चौड़ाई है ना, वो तो लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी? 3200 किलोमीटर। और इसकी जो एवरेज जो चौड़ाई है ना, एवरेज चौड़ाई वो है 240 से 320 किलोमीटर। 240 से 320 किलोमीटर। और इसके अतिरिक्त जैसे इसमें ना समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 185 किलोमीटर, 185 मीटर है, सॉरी 185 मीटर। और इसके अंतर्गत ना लगभग -200 मीटर तक, 2000 मीटर तक, -2000 मीटर गहराई तक इसमें जलोढ़ अवसाद पाए जाते हैं। गहराई तक जलोढ़ अवसाद
जलोढ़ अवसाद जमा है, जलोढ़ अवसाद जमा है। तो ये हमने देखा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के तहत हम देखेंगे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, क्योंकि हमने इसमें राजस्थान वाले मैदान को भी शामिल किया है, तो इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, और जो एवरेज में देखते हैं चौड़ाई, इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। तो एवरेज में देखते हैं तो 240 से 320 किलोमीटर है, और जो इसकी हाइट है ना समुद्र तल से वो 185 मीटर है। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें अवसादों का जो निर्माण, इसमें लगभग जैसे मैंने जो आपको बताया था ना, वो गर्त, उसमें अवसादों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ था उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो इसमें 2000 मीटर की गहराई तक जलोढ़ अवसादों से बना हुआ है। तो इसमें 2000 मीटर की गहराई तक, दोस्तों कितने मीटर की गहराई तक जलोढ़ अवसादों से बनाई है? तो 2000 मीटर की गहराई तक इसमें नीचे जलोढ़ अवसाद जमा है। इस टाइप से ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मतलब मैदान है, जिसके जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और कृषि के साथ साथ इस जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल भी 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है ये 7 लाख। और इसका जो ढाल है ना, जैसे ये है हिमालय, अब जो हिमालय है, तो पर्वतों में तो क्या होता है, पर्वतों में तो कोई भी नदी हो तो पर्वतों में तो उसका ढाल तीव्र होगा, लेकिन मैदानों में आके वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, उसका ढाल मंद हो जाएगा, मंद ढाल हो जाएगा। तो पर्वतीय प्रदेशों में नदियों का जो ढाल है वो तीव्र होता है, और मैदानों का जो ढाल होता है वो मंद होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं अपने साथ जो बड़े बड़े अवसाद लेके आती है, वो जमा करती है, इन मैदानों में छोड़ के चल जाती है, तो मैदानों का ढाल है वो मंद होता है। इसके बाद जैसे ये है, अब जैसे जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, उसको प्रादेशिक आधार पर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो प्रादेशिक आधार पर हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे राजस्थान का मैदान है, सतलज गंगा का मैदान है इधर से, और ये पूरा है गंगा का मैदान, और इधर से इधर तक है, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये है राजस्थान का मैदान, और ये है यमुना का मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर हम इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। राजस्थान का मैदान, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी टाइप से हम इसे, जैसे हमने हिमालय को डिवाइड किया था ना, प्रादेशिक और भौगोलिक दोनों आधारों पर, इसी टाइप से जैसे ये प्रादेशिक आधार पर इसका विभाजन हो गया, और भौगोलिक आधार पर भी हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में विभाजित करते हैं। और वो 4 भाग है, वर्षा के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे वो 4 भाग हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आप भी साथ साथ रिवाइज कीजिए, जिससे कि बहुत आसानी से ये चारों याद हो जाएंगे, भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हमने ये देख लिया, ये 4 मैदान आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है? राजस्थान के मैदान के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे जो राजस्थान का मैदान है ना, ये अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के ये है पश्चिम में। तो दोस्तों जो राजस्थान का मैदान है वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, और ये इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क 2 तरह की स्थितियां पाई जाती है। राजस्थान के मैदान में शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क 2 तरह की परिस्थितियां पाई जाती है। इसके अलावा जो ये है ना 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा,
25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है ना, ये राजस्थान के मैदानों को दो भागों में विभाजित कर रही है, शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान में। अब समवर्षा रेखा क्या होती है? तो समवर्षा रेखा जैसे जो समान वर्षा वाले स्थान होते हैं ना, समान वर्षा वाले स्थान, ऐसे स्थान जहां पे समान मात्रा में वर्षा होती है, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो है समवर्षा रेखा। जैसे एक ये मानचित्र पे हम एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं जो कि समान मात्रा में जो वर्षा प्राप्त होती है उन स्थानों को जोड़ती है, वो समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान में जो समवर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर रही है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। इसके अलावा जैसे जो ये राजस्थान का मैदान है, इसकी जो प्रमुख नदी है वो है लूनी। कौन सी? लूनी नदी है, इसकी प्रमुख नदी है लूनी। और जो इसका ढाल है ना, ढाल, क्योंकि लूनी नदी इस टाइप से यू है ना, लूनी नदी इस टाइप से यू बह रही है, तो इसका जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। इसका जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इसमें बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है। कौन सी? लवणीय झीलें पाई जाती है, लवणीय झीलें पाई जाती है। तो दोस्तों ये देखा हमने राजस्थान का मैदान, और राजस्थान के मैदान के अंतर्गत हमने चर्चा की जैसे जो राजस्थान का मैदान है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में पश्चिम में स्थित है, और जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये राजस्थान के मैदान को दो भागों में डिवाइड कर रही है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। हमने समझा कि समवर्षा रेखा किसे कहते हैं। और इसके अलावा जो राजस्थान के मैदान है वो इसकी जो मुख्य नदी है वो लूनी नदी है, और इसका जो ढाल है वो किसी भी मैदान का जो ढाल है वो नदियों के आधार पर डिसाइड होता है। तो इसका जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब हम देखेंगे जो राजस्थान का मैदान है ना, इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो राजस्थान बांगर और एक है मरुस्थलीय। राजस्थान बांगर और मरुस्थलीय, राजस्थान इसके दो भाग है, राजस्थान बांगर और दूसरा है मरुस्थलीय, मरुस्थली। तो जो राजस्थान बांगर वाला एरिया है ना, राजस्थान बांगर वाला एरिया, ये तो है मरुस्थली वाला एरिया, मरुस्थली। और ये है 25 सेंटीमीटर से अरावली के मध्य है, ये है राजस्थान बांगर, ये है मरुस्थली, और ये है राजस्थान बांगर। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ये है ना राजस्थान का मैदान, इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है राजस्थान बांगर और दूसरा है मरुस्थली। जो ये राजस्थान बांगर है ना, ये अरावली से और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है, और इसमें जो वर्षा है ना 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाती है, और इसमें अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी? सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो मरुस्थली वाला जो प्रदेश है ना, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाएगी, और यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से जो ये पाकिस्तान के टच कर रही है ना, ये रेड क्लिफ रेखा यहां से यहां तक स्थित है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से रेड क्लिफ रेखा के मध्य स्थित है, और इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाएगी। और इस टाइप से ये हमने देखा राजस्थान का मैदान। तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जैसे राजस्थान के मैदान के बाद हम डिस्कस करेंगे सतलज के मैदान को।
जो सतलज का मैदान है ना, ये मुख्यतः ना हर, देखो ये मैप में ये सारे जिले तो जो भी स्टेट है आप सबको समझ आ रहे होंगे। जैसे एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। ये तो है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला पार्ट अलग हो गया ना, वो है ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, ये जेके। अब जैसे ये है ना, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, और ये है पंजाब, ये हरियाणा, और ये यूपी, और ये है बिहार, और ये है राजस्थान। इस टाइप से ये हमने देख लिए कौन कौन से स्टेट है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है, हमें जो है ना ये जो हमारा सतलज का मैदान है, ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। पंजाब और हरियाणा में स्थित है, पंजाब और हरियाणा में स्थित है, दो स्टेट में स्थित है ये, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। और जो ये सतलज नदी है ना, ये कहाँ से आ रही है, सतलज नदी, सतलज नदी इधर राक्षस ताल से आ रही है और ऐसे बहते हुए ऐसे ऐसे ये इसमें चिनाब नदी के साथ मिलके और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। तो ये हमारी सतलज नदी हो गई, सतलज नदी। तो जो सतलज का मैदान है ना, ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत स्थित है और इस टाइप की सतलज नदी बह के आएगी। अब जो सतलज का मैदान है ना, इसमें दोआब पाए जाएंगे। दोस्तों क्या पाए जाएंगे इसमें, दोआब। अब आप सभी कमेंट्स में बताइए दोआब कहते किसे हैं। जो दोआब है ना, दोआब, दोआब, दोआब ना, जैसे दो नदियां होंगी ना, दो नदियां बहते हुए आएंगी और इनका जो मध्य का क्षेत्र है ना, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, ये है दोआब। क्या है, दोआब। जैसे कोई भी दो नदियां हैं, वो बह रही है, जरूरी नहीं है वो आपस में मतलब मिले, वो अलग अलग भी बह सकती हैं, लेकिन जैसे इनका जो मध्य का जो मैदान होता है ना, इसे बोले मध्य का जो उपजाऊ मैदान होता है दो नदियों के मध्य का, इसे बोलेंगे दोआब। तो ये सतलज का मैदान जो है, इसमें दोआब पाए जाते हैं। अब वर्तमान में जो हमारा भारत देश है, इसके अंतर्गत दो ही दोआब पाए जाते हैं, एक तो बारी और एक बिस्त। तो सतलज का मैदान जिन नदियों से, इसका जो निर्माण जिन नदियों से होगा ना, जैसे पहले दो दोआब है, एक तो जैसे ये हो गया रावी, व्यास, सतलज, फिर है घग्गर और यमुना नदी, यमुना नदी, रावी, व्यास, रावी, व्यास, सतलज, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और यमुना नदी, यमुना नदी। तो रावी और व्यास जो ये नदियां है ना, इनके बीच में कौन कौन सी दोआब है, तो इनके मध्य जो दोआब है वो है बारी और बिस्त दोआब, बारी और बिस्त दोआब। जो सतलज और घग्गर का मैदान है, इसके मध्य है मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, और जो घग्गर और जो यमुना है, इसके मध्य है हरियाणा, भिवानी, बांगर, हरियाणा, हरियाणा, भिवानी, बांगर, हरियाणा, भिवानी, बांगर। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं जो कौन कौन से दोआब है, तो वो है जैसे रावी व्यास के मध्य है बारी दोआब, और व्यास और सतलज के मध्य है बिस्त दोआब। इसके अलावा जैसे ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी शिमला कालका पहाड़ियों से निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश से, और ये राजस्थान के उत्तरी भाग में आके लुप्त हो जाएगी। तो सतलज और घग्गर के मध्य है मालवा का मैदान। मालवा के मैदान तो इधर है पंजाब में, और जो मालवा
पठार है वो एमपी में पाया जाता है, तो वो इससे अलग है। इसके अलावा जो घग्गर और यमुना, जैसे यमुना नदी है वो तो गंगा की सहायक नदी है, और घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी बांगर पाया जाता है। जो ये है ना, अब हम जैसे दोआब के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो इनसे जो सतलज नदी और उनकी जो उसकी जो सहायक नदियां मिलके सतलज का मैदान बना रही है, और जो अब जैसे दोआब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पंजाब, तो पंजाब 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 पंज प्लस आब, तो ये 5 नदियां मिलके, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां मिलके पंजाब का निर्माण करती है। मतलब 5 जो दोआब थे ना, इन नदियों के आधार पर इसके नाम पर ही पंजाब नाम पड़ा है, पंजाब। और इनमें से जब भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हो गया, तो कुछ दोआब तो पाकिस्तान वाले पंजाब के अंतर्गत चले गए, और अपने यहाँ पे 2 दोआब बचे, एक तो बारी और बिस्त। अब हम उन्हें देख लेते हैं वो कौन कौन से। तो वो है, जैसे ये हो गई अपनी सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु नदी। अब और ये हो गई झेलम, झेलम के बाद ये हो गई चिनाब नदी, और चिनाब में आके मिलेगी रावी नदी, रावी के बाद ये हो गई व्यास नदी, और जो कि मिल जाएगी सतलज नदी में, हरि के बैराज में। और व्यास नदी आके लेके जाएगी इनको सिंधु नदी में, और ये मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाएगा ये पंचनद। तो इस टाइप से अब इसके बीच में 5 के बीच में दोआब है, इनके बीच में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंधु सागर दोआब। कौन सा, ये हो गया सिंधु सागर दोआब। इसके बाद ये छाछ हो गया, और थर्ड हो गया ये रेचना दोआब। कौन सा, रेचना दोआब। और फोर्थ हमने जो अभी पढ़ा था बारी दोआब, और फिफ्थ है बिस्त दोआब। कौन सा, बिस्त दोआब। इस टाइप से हमने 5 दोआब देख लिए। फर्स्ट है सिंधु सागर दोआब, सेकंड है छाछ, थर्ड है रेचना, फोर्थ है बारी और बिस्त दोआब। तो हमने 5 दोआब देखे। इसके अलावा जैसे जो सतलज का मैदान है, अब उसमें क्या बचा है, जो सतलज का मैदान है ये वैसे तो छोटा मैदान है, क्योंकि भारत के अंतर्गत गंगा जो नदी का है, या फिर गंगा का जो मैदान है वो सबसे बड़ा विस्तृत और बड़ा मैदान है। लेकिन जैसे सतलज का जो मैदान है वो उससे काफी छोटा मैदान है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसकी जो उत्पादकता है ना सतलज के मैदान की, उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। एक तो होती है प्रोडक्टिविटी और एक होता है प्रोडक्शन। एक तो उत्पादकता होती है और एक होता है उत्पादन। तो जिस क्षेत्र में जैसे कम जगह पे बोइए लेकिन ज्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है, मतलब ये प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी जो क्षमता ज्यादा होती है पैदावार की, तो वो तो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। लेकिन जैसे ज्यादा क्षेत्र में हमने कोई फसल बोई है तो वो हो गई उसकी, तो वहां से ज्यादा ही उत्पादन होगा, तो वो उत्पादन हो गया। तो ये हो गई प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में ये अंतर हो गया। तो जो ये सतलज के मैदान है ना, इसकी जो उत्पादकता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जैसे सतलज के मैदान के बाद हम देखेंगे गंगा का मैदान। और जो गंगा का मैदान है, अब ये कहाँ पे, ये मुख्यतः गंगा का जो मैदान है ना वो यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। जो गंगा का मैदान है वो मुख्यतः कहाँ पर है, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त ये थोड़ा बहुत इधर भी है, जैसे ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी है थोड़ा बहुत आंशिक रूप से, और थोड़ा बहुत इधर इसमें भी राजस्थान में आंशिक रूप से, और थोड़ा सा इधर झारखंड में भी आंशिक रूप से ये गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान मुख्यतः तो यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से ये उत्तराखंड में भी है, थोड़ा सा राजस्थान, और आंशिक रूप से ये झारखंड में भी स्थित है। इस टाइप से ये हो गया गंगा का मैदान। जो गंगा का मैदान है इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर करेंगी।
गंगा और उसकी सहायक नदियां, जैसे हमने गंगा की 2 दिन पहले हमने वो चैप्टर पढ़ा था नदियों वाला, तो हमने देखा था गंगा की सहायक नदियां उत्तर से भी और दक्षिण से। तो इसकी जो नदी सहायक नदियां है ना, बाईं ओर से जो गंगा की नदियां पड़ी थी हमने, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा, और दाईं ओर से हमने इसकी मुख्य सहायक नदियों में यमुना और सोन पड़ी थी। तो हमने देखा था जो ये गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर गंगा के मैदान का निर्माण कर रही है, और कौन कौन से क्षेत्रों में है ये गंगा का मैदान, तो मुख्यतः यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। और इसके अतिरिक्त ये कहाँ पे, जैसे इसके जो प्रादेशिक नाम है ना, वो कौन कौन से हैं, इसके कुछ नाम है, प्रादेशिक नाम, तो वो कौन कौन से हैं, वो है रोहेलखंड, अवध, मिथिला, मगध और बारिंद। रोहेलखंड, अवध, मिथिला, मगध और बारिंद। तो हमें देखना होगा कि ये नाम, कौन से नाम कहां पर बोले जाते हैं। जो रोहेलखंड वाला नाम है ना, ये तो पश्चिमी यूपी में हम इस नेम से बोलते हैं। फिर अवध हम लखनऊ में बोलेंगे, और जो ये बिहार वाला एरिया है ना, उत्तरी बिहार में मिथिला, और दक्षिणी बिहार में मगध, और इसके अलावा जो बारिंद है, कोशी और महानंदा नदी के बीच, कोशी व महानंदा नदी के मध्य बोलेंगे बारिंद। इसके अलावा रार के मैदान भी बोलेंगे, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी के मध्य, स्वर्ण रेखा नदी के मध्य। तो इस टाइप से हमने इसके प्रादेशिक नाम देखे गंगा के मैदान के। और इसके अतिरिक्त जैसे अब जो गंगा के मैदान है, इसकी जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे ये हो गई जैसे ये हो गई हमारी गंगा नदी, और इधर से आ जाएगी इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाएगी। अब जो गंगा की नदी है ना, इसकी इधर से तो है जैसे कोशी सहायक नदी, इधर से जैसे महानंदा है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही है, से यहाँ मिल जाएगी इसमें महानंदा। इस टाइप से इसमें मिल जाएगी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही है। और इसके अतिरिक्त जैसे इसकी जो वितरिका है ना, वो है हुगली, और हुगली की प्रमुख सहायक नदी है दामोदर। हुगली की प्रमुख सहायक नदी जैसे दामोदर, जो कि झारखंड के पठार से आ रही है, दामोदर नदी। अब जैसे ये कोशी नदी है, नेपाल से आ रही है। कोशी और महानंदा के बीच में जो मैदान है ना, वो है बारिंद, और इधर दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच में है रार के मैदान। और गंगा नदी है ना, इस टाइप से ये हमने गंगा के प्रादेशिक नाम देखे, रोहेलखंड, अवध, मिथिला, मगध और बारिंद और रार। अब जो गंगा का मैदान है, इसमें सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े मैदान है, इसलिए इनमें सर्वाधिक उत्पादन पाया जाएगा। और इनमें जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जैसे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, वो सब गंगा के मैदान में स्थित है, तो जनसंख्या घनत्व भी इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सर्वाधिक उत्पादन भी पाया जाएगा। इस टाइप से ये हो गया गंगा का मैदान। अब जो गंगा का मैदान है, इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका निर्माण किससे होगा? ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां मिलकर ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण करेंगी।
और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये सकड़े मैदान है। ये कैसे मैदान है दोस्तों? सकड़े मैदान है। और इनकी जो ये है ना, जैसे ये हो गया इंडिया में ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है ना, जैसे ये हो गया ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है ये ऐसे, इनकी जो लंबाई है ना वो 650 किलोमीटर है, और जो ये चौड़ाई है ना, इनकी जो चौड़ाई वो लगभग 100 किलोमीटर है। तो इस टाइप से ये सकड़े मैदान हो गए। और ये धुबरी से सदिया तक, धुबरी से सदिया तक स्थित है। धुबरी से सदिया तक, ब्रह्मपुत्र के मैदान धुबरी से सदिया तक 650 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है और 100 किलोमीटर चौड़े हैं। तो ये बहुत ही सकड़े मैदान है, लेकिन इनमें मतलब ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ मैदान है और काफी ज्यादा इनकी उत्पादकता अच्छी है। तो ये हो गए ब्रह्मपुत्र के मैदान। और इसके बाद जैसे ये तो हमने देखा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका प्रादेशिक विभाजन देखा, और इसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया था। अब हम इसका भौगोलिक विभाजन देखेंगे। कौन सा भौगोलिक विभाजन देखेंगे? जो इसका भौगोलिक विभाजन के आधार पर नदियों के आधार पर, नदियों या फिर वर्षा के आधार पर डिवाइड किया गया है, इसको वर्षा के आधार पर। तो इसके 4 भागों में डिवाइड किया, इसको भाबर, तराई, खादर और बांगर। भाबर, तराई, खादर और बांगर में कौन कौन से में किया है? भाबर, तराई, खादर और बांगर में हम इसे डिवाइड करेंगे। भाबर, तराई, खादर और बांगर में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये हिमालय हो गया, हिमालय जो पर्वत है या फिर जो कोई भी पर्वत है, तो उसके पदेन क्षेत्रों में मोटे मोटे नदियां हैं, मोटे मोटे अवसाद बहा के लेके आएंगी, जैसे पत्थर, मोटे मोटे कण, इसी टाइप से। जैसे ये इस जो मोटे मोटे अवसाद जहाँ पे पाए जाते हैं ना नदियों पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में, इसे तो हम बोलेंगे भाबर। इसके अलावा जैसे नदियां थोड़े छोटे अवसाद पाए जाते हैं, पानी सतह पर दिखने लग जाता है, तो वो है तराई। और इसके बाद जैसे जो बाढ़ के मैदान होते हैं ना, प्रतिवर्ष जो नदियां बाढ़ आती है जिन क्षेत्रों में, तो नए जलोढ़ अवसाद बिछा देती है, तो वो है खादर। और उसके ऊपर जहां बाढ़ के मैदान है तो वहां पे कुछ दूरी पे पानी नहीं पहुंच पाता प्रतिवर्ष, तो पुराने जलोढ़ मैदान है उनको बोलेंगे बांगर। इस टाइप से ये हमने ये 4 भौगोलिक विभाजन हो गए इसके, भाबर, तराई, खादर और बांगर। जो भाबर है ना, इस टाइप से जो ये पर्वतों के पदेन क्षेत्र जैसे हिमालय, अब जो ये मैदान बनेंगे कैसे? जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो भी जैसे नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या फिर सिंधु नदी है, तो तीनों के जो पदेन क्षेत्रों में जो नदियां आएंगी, ये अपने साथ साथ बड़े अवसाद बहा के लेके आएंगी, तो उनसे इनका निर्माण होगा भाबर, तराई, खादर और बांगर का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम भाबर देख रहे हैं। जो भाबर है ना, इस टाइप से ये इसका ओरिजिनल मैप है। इसके अंतर्गत इस टाइप से बड़े बड़े अवसाद होते हैं। तो ये हो गया, जैसे ये हो गए पर्वत, ये हो गए पर्वत, और पर्वतों के अंतर्गत जैसे ये हो गए बड़े बड़े पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में ना, पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में पर्वत है, इनके पदेन क्षेत्रों में ना ये जो नदियां है ना, ये जो नदियां हैं, तो ये इस टाइप से बह के आएंगे। तो इनके जो पास में ना, ये जैसे ये पास में ये क्षेत्र जो विकसित होगा, जहाँ हर वर्ष नदियां नए नए अवसाद लेके आएंगी, तो ये तो हो गया खादर। और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वो हो गया बांगर। कौन सा? बांगर। तो ये वाले
तो ये हो गया, जैसे ये तो हो गया भाबर, भाबर, ये हो गया तराई वाला रीजन, तराई, और ये हो गया खादर, और ये हो गया हमारा बांगर वाला रीजन, बांगर वाला रीजन। तो जो नदियां होती है ना, ये हो गए पर्वत, और पर्वतों के ये हो गया फुट हिल रीजन, पदेन क्षेत्र। इस टाइप से हम देखेंगे, जो इसी मैप के अंतर्गत के जरिए से हम समझते हैं इन चारों को। जो भाबर होता है ना, भाबर, जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में जो जैसे नदियां होती है, तो नदियां ऊपर से अपने साथ साथ बड़े बड़े अवसाद लेके आती है, तो ये अवसाद है ना पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, मोटे मोटे अवसाद। तो ये लगभग 15 से, ये पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में ना, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक है ना, ये भाबर वाला क्षेत्र पाया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े अवसाद पाए जाएंगे। नदियां अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेके आती हैं, और नदियां इधर ना अदृश्य हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती, इन अवसादों के नीचे चली जाती है। तो और ये यहाँ पे बड़े बड़े अवसाद है, तो ये कृषि के लिए भी अनुपजाऊ है। क्या ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये कृषि के लिए उपजाऊ है, तो यहाँ पे कृषि भी नहीं होती अच्छे से। तो ये हो गया भाबर वाला एरिया। भाबर के बाद जैसे तराई वाला एरिया है, तो ये इधर जो जल है ना, इसका अनियमित प्रवाह हो जाता है, मतलब जो जल है वो पत्थरों से, इन अवसादों से बाहर निकल के आ जाता है। और बाहर निकलने के कारण क्या होगा, बाहर निकलने के कारण ये नदियां है वो सतह पर दिखने लगेंगी, और सतह पर दिखेंगी तो जल का इरेगुलर फ्लो होगा, और इसके कारण है ना यहाँ पे दलदली एरिया पाया जाएगा। कैसे दलदली एरिया पाया जाएगा, और इस दलदली एरिया में ना गहन वनस्पति मिलेगी, वन्य जीव वगैरह सब मिलेंगे। और ये वाला जो मैदान, ये कृषि के लिए भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो इसे पंजाब में तो बोलेंगे इस कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है तराई वाला क्षेत्र, और यहाँ पे गहन वनस्पति और विविध वन्य जीव भी पाए जाएंगे। दलदली एक टाइप से दलदली एरिया है, ये 15 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे भाबर तराई को देखा हमने, और भाबर तराई के बाद जैसे जो खादर होता है ना, खादर, जो खादर वाला एरिया है ना, खादर, जो नदियां हर वर्ष नई जो वो लेके आती है, नए जलोढ़ अवसाद, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया होता है, तो इसको बोलेंगे खादर वाला एरिया। जैसे नदियां हैं, नदियां अपने साथ क्या लेके आती है, जलोढ़ अवसाद, नदियां अपने साथ लेके आएंगी जलोढ़ अवसाद, नदियां अपने साथ जलोढ़ अवसाद लेके आएंगी ना। तो जैसे ये हो गई नदियां, ये हो गई नदी। अब जो नदी है ना, अब प्रतिवर्ष मानसून के दौरान नदी तो ओवरफ्लो होगी, या फिर जैसे थोड़ी ज्यादा वर्षा हो गई तो नदी में ज्यादा पानी आएगा, तो ये बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न होंगी, तो ये ना ये पानी बह के इधर चल जाएगा और इधर चल जाएगा। अब ये तो यहाँ पे नई मिट्टी आ गई इस वाले एरिया में, तो ये हो गया खादर, क्या खादर। और जो ये वाला एरिया है ना, ये खादर के बाद जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी ये नहीं पहुंच पाएगा, तो ये वाला एरिया हो गया बांगर, बांगर। तो नदियां हर वर्ष जैसे मानसून के दौरान जैसे ओवरफ्लो हो गई, तो इधर और इधर जो बाढ़ का मैदान है ना, इस वाले एरिया में नई मिट्टी बिछा देगी, या फिर इधर से इधर तक इसका बहाव रहेगा, तो नए जलोढ़ अवसाद आ जाएंगे इस वाले क्षेत्र पे। तो ये एरिया है खादर। जो खादर वाला एरिया है ना, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, और
पंजाब में खदर के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? बैट। क्या कहा जाता है? पंजाब में इसे कहा जाता है, पंजाब में बैट। पंजाब में इसे कहा जाता है बैट। और जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया खादर और बांगर के बीच का एरिया, कगार वाला, इसे कहा जाता है पंजाब में ढाया या ढाया या ढाया, या तो बोल दो कि इसे बांगर, बांगर को ढाया या ढाया कहा जाता है, या फिर जो इसके ओरिजिनल टर्म है, तो ये खादर और बांगर के जो मध्य का जो ब्लफ, ये कगार वाला एरिया है ना, इसे ढाया या ढाया कहेंगे। तो 2 नंबर में इसे आरएस मेंस एग्जाम में जैसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 नंबर में ये पूछा भी जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो ये इस टाइप से ये हमने समझा खादर, भाबर, तराई, खादर और बांगर। जो बांगर वाला एरिया है ना, अभी उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई, जैसे बांगर, जो बांगर वाला एरिया है ना, तो अभी हमने देखा था बांगर वाला एरिया, जैसे ये हमने देखा था बांगर, जैसे ये बांगर वाला एरिया देखा था हमने इधर, बांगर, जो ये बांगर होता है ना, इसमें भी सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, इस क्षेत्र में भी सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। लेकिन इसमें 2-3 टर्म है, इसमें ना कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, कैल्शियम के पिंड। अब जिस क्षेत्र में ना, जिस क्षेत्र में थोड़ी आर्द्रता होगी, आर्द्रता नहीं शुष्कता होगी, जो क्षेत्र थोड़ा शुष्क होगा ना, क्योंकि थोड़ा जो जैसे खादर की तुलना में ये क्षेत्र थोड़ा शुष्क है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ का पानी भी नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे कैल्शियम के पिंड पाए जाएंगे। और कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं ना, और उन्हें कहा जाता है कंकड़। तो यहाँ पे इन्हें कंकड़ या कंकर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें ना एक टर्म और है, कौन सी है वो? भूड़। भूड़ और पाई जाती है इसमें। जो ये नदियां है ना, हर वर्ष जैसे ये बांगर वाला एरिया, बांगर, तो नदियां जैसे इसका, जैसे यहाँ बहुत ज्यादा जैसे अपर्दन करती हो नदियों ने, इसका बहुत ज्यादा अपर्दन कर दिया, तो बहुत ज्यादा अपर्दन करने पर इसकी जो मुलायम मिट्टी थी ना, वो तो बह के चल जाएगी इस एरिया से। मुलायम मिट्टी बहने के बाद यहाँ पर रह जाएंगे कंकड़, तो यहाँ पे कंकड़ युक्त भूमि रह जाएगी, और कंकड़ युक्त भूमि को हम कहेंगे भूड़। किसको कहेंगे? भूड़। आपको ये टर्म समझ आई? देखो, जैसे ये बांगर वाला एरिया हो गया, बांगर वाले एरिया में 2 तरह के कण पाए जाते हैं, जैसे ये तो जैसे मोटे और पतले। तो यहाँ के जो ये नदियां है ना, अपने साथ साथ जो पतले पतले कण है ना, मुलायम मिट्टी को तो ले जाएगी अपने साथ, ये मुलायम मिट्टी को ले जाएगी। जैसे ये है नदी, और ये अपने साथ जैसे यहाँ के मुलायम मिट्टी को ले जाएगी। तो अब यहाँ क्या बचेंगे? कंकड़। तो यहाँ पे जो नदियां अपर्दन के दौरान या फिर बहुत ज्यादा अपर्दन के दौरान यहाँ की जो मुलायम मिट्टी है ना, उसको लेके चली जाएगी, तो यहाँ पे बाद में कंकड़ युक्त भूमि बचेगी, जो तो इसे हम बोलेंगे भूड़। तो आपको ये कैल्शियम के पिंड या फिर भूड़ ये सब समझ आ गया होगा। इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, और इस टाइप से हमने ये भाबर, तराई, खादर और बांगर चारों को समझा। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी एक सीरीज लेके आएंगे, जिससे इसके बारे में जो भी 1-2 पॉइंट रह भी गए होंगे सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।